हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगातार जारी है। और आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा था कि भारत में बंगाल में जो भी गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए हैं, वायसराय हुए हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे, सबकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे एक एक करके, क्या क्या चीजें हमें बात करनी है। तो सबसे फर्स्ट आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं वो तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। एक तो फर्स्ट हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर पहली बात। दूसरी बात है बंगाल के गवर्नर जनरल की बातें करेंगे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, क्या है इसकी चर्चा करेंगे। थर्ड, भारत के गवर्नर की हम बातें करेंगे। ठीक है, बंगाल के बाद हम बात करेंगे भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो टॉपिक में हम आज देखने वाले हैं बंगाल के गवर्नर, फिर मूव करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, फिर महत्वपूर्ण तथ्य जो भी है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल के गवर्नर, लेकिन उसके पहले सभी का हम लिस्ट आपके सामने दे देते हैं। कहने का मतलब है कि बंगाल के गवर्नर में कितने गवर्नर हुए हैं और कौन कौन से किस किस समय। उसी प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल में कितने गवर्नर जनरल हुए हैं और किस किस समय कौन कौन हुए हैं, वो सबको पहले एक लिस्ट के जरिए आपको दे दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे फर्स्ट बंगाल के गवर्नर। चलिए, ये है बंगाल के गवर्नर के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना का श्रेय इनको जाता है। सन 1757 प्लासी युद्ध हुआ था, आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। 57 से 60 तक देखने को मिला था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, वो है मिस्टर हार्वेल। और हार्वेल का जो समय है वह सन 1760 से ही स्टार्ट होता है और कुछ समय तक ये रहते हैं। ठीक है, जहां पर आप देखने को मिलता है हार्वेल में के समय एक घटना होती है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, वो एक एक करके हम आएंगे। वेंसिटा एक और शख्स है बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत, वेंसी टाट। और वेंसी टाट का समय काल सन 1700
60 से लेकर 65 तक देखने को मिलता है। ठीक है, और आप जानते हैं इनके समय एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है और जिसको हम कहते हैं बक्सर के युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद उनका परिणाम के अंतर्गत एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, और उस इलाहाबाद के संधि के लिए ही फिर से पुनः रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव सन 1765 से लेकर 67 तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 65 से 67। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम जो बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव तो खैर प्रथम में हम बात करेंगे, इनके दो यहाँ पर देख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 बार बने थे। ठीक है, चलिए वेलिस्टर एक और शख्स है जिनका समय काल सन 1767 67 टू 69 तक आपको देखने को मिला है। और उसके बाद बात करेंगे छठे नंबर पर, 1 2 3 चौथा, ये चौथा है भाई साहब। ठीक है, ये फोर्थ है, फोर्थ के बाद फिफ्थ और फिफ्थ के बाद सिक्स। छठे नंबर पर कटियर, कर्टियर, और कटियर का जो समय काल है सन 1769 से लेकर 1772। ठीक है, और सन 1772 में आपको देखने को मिलेगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर कहलाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जिनका समय काल सन 1772 से लेकर 1774। वारेन हेस्टिंग को लाया गया था अंतिम गवर्नर के रूप में और ये प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं खैर अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये बंगाल के, इनके बारे में मैंने क्या कहा, बंगाल के गवर्नर, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। मैं ये भी बताऊंगा कि गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बाद इनका नाम गवर्नर जनरल क्यों पड़ गया इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, पूरी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो पहले ये लिस्ट तो आप जो है लिख लीजिए सारी चीजें। और वारेन हेस्टिंग के समय 1772 में महत्वपूर्ण एक जो द्वैध शासन चलाया गया था, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, द्वैध शासन क्या है वो भी हम देखे हैं। ठीक है, लेकिन और बात कर लेंगे। द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर की लिस्ट आपके सामने है, रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसिटाट। रॉबर्ट क्लाइव फिर से पुनः आते हैं इलाहाबाद की संधि के लिए, वेलस्टर आते हैं, कटियर, फिर वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर एवं भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा करें। फिर दूसरे नंबर में हम लिख लेते हैं, पूरा पहले लिस्ट ही जारी कर देते हैं भाई। दूसरा बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे फर्स्ट जो आएंगे भाई साहब वो है वारेन हेस्टिंग। जैसे कि मैंने कहा, बंगाल का
अंतिम गवर्नर कहलाता है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाता है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में इनका समय काल सन 1774 को स्टार्ट हुआ था और सन 1774 को ही बंगाल के गवर्नर के रूप में खत्म हुआ था और इनका समय काल चलता है 85 तक 85 तक। वारेन हेस्टिंग के बाद हम जो बातें करेंगे वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1786 से लेकर सन 1793। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में हम बातें करेंगे सर जॉन सोर। सर जॉन सोर और सर जॉन सोर का समय काल सन 1793 से 98 तक देखने को मिलेगा। वहीं पर चौथे नंबर पर हम जब बातें करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे महत्वपूर्ण एक नीति थी, ठीक है, सायक संधि की नीति। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको अच्छे से हम बातें करेंगे। ये 1805 में देखने को मिलता है। कार्नवालिस के समय भी एक महत्वपूर्ण जो है चीजें देखने को मिली, जैसे स्थायी बंदोबस्त वगैरह, वो भी हम देखेंगे। फिर से लॉर्ड कार्नवालिस फिर से आते हैं भाई साहब। लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड कार्नवालिस 1805 में फिर से दिखाई देते हैं और 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनका सर जॉर्ज बार्लो आएंगे। सर जॉर्ज बार्लो का समय 1805 से लेकर 1807 तक देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे 7वें नंबर की, तो लॉर्ड मिंटो। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ये छठा हो गया है। इस तरफ 7वें नंबर पर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। मिंटो फर्स्ट का जो समय है वो 1807 से लेकर 1813। उसके बाद लॉर्ड हंस्टिंग। लॉर्ड हंस्टिंग लॉर्ड हंस्टिंग का जो समय है 1813 से लेकर 23। वहीं पर लॉर्ड हैम्बर्ग 9वें नंबर पर हम बात करेंगे। लॉर्ड हैम्बर्ग जिनका समय काल 1823 से लेकर 1828। ये क्रम कभी कभी पूछ दिया जाता है तो थोड़ा जो है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आप सभी का नाम एक एक चीज रट लीजिए, आप सभी का डेट्स रख लीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी और चीजें हैं। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल आएगा, भारत का वायसराय आएंगे। ठीक है, तो कम से कम 60-70 तो हो ही जाते हैं टोटल मिला के, तो इतना तो याद करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में आप तो याद कर सकते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भारत का वायसराय आएगा वहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 22 जो है यहाँ पर लोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो कम से कम डेट याद नहीं कर सकते, डेट्स कुछ कुछ चीजों का डेट याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा डेट्स आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव के समय बहुत जो है जो घटना घटी थी। ठीक है, और यहाँ पर वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये याद रखिए क्रम, लेकिन डेट्स किसकी याद रखेंगे आप? एक रॉबर्ट क्लाइव का रखना है, ठीक है, और दूसरा वारेन हेस्टिंग का रखना है। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर में दो ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर जो है क्वेश्चन वही से देखने को, कहीं क्वेश्चन तो खैर कहीं से बन जाते हैं, लेकिन आपको याद करना है तो ऐसे आप याद रखिए।
ठीक है, क्रम सबका याद रखिए, डेट जो है कुछ कुछ लोगों का ही याद रखिए। जैसे यहाँ पर आप, मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, कार्नवालिस दो बने थे यहाँ पर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बेलेजली तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बेलेजली है। ठीक है, और अंतिम में आपको देखने को विलियम बैटिंग तो मेन है। ठीक है, चलिए इसके बाद 10वें नंबर पर लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग, और लॉर्ड विलियम बैटिंग का जो समय काल है 28 से 33, 1828 से 33। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग कौन है भाई साहब, इसके बारे में ये भी याद रखिए कि ये जो बंदा है, ये वो भाई साहब है, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये भी आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में याद रखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ये हो गए। ठीक है, चलिए, तो मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, जिसको आप जो है इम्पोर्टेंट उनके डेट्स याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर। तो वारेन हेस्टिंग हो गया, लॉर्ड कार्नवालिस हो गया, लॉर्ड वेलेजली हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 3-4 नाम आपको डेट के साथ याद रखेंगे। ठीक है, क्रम तो सबका याद रखेंगे, डेट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे आगे। अब ये हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल की बात करें। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं लिस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके एक एक लोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, अब आएगा भारत की भारत के गवर्नर जनरल। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल में हम बात करेंगे सबसे प्रथम। जैसे कि मैंने कहा, प्रथम कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय काल वहां 33 को 1828 से 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में होता है। और यहाँ प्रारंभ होता है भारत के गवर्नर जनरल में, जहां से वो खत्म करते हैं 1833 से 1835। विलियम बेंटिंक साहब के बाद जो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, लॉर्ड मैकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मैकॉफ। और लॉर्ड मैकॉफ 1835 में आ जाते हैं, और ये रहते हैं एक वर्ष सिर्फ 1836। तीसरे नंबर पर जो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, और जिनका समय काल 1836 से लेकर 1842 तक दिखाई देते हैं। फिर वहीं पर चौथे नंबर की जो बातें करेंगे, वो लॉर्ड एल्मेरा। लॉर्ड एलन बरो, जिनका समय काल 1842 से लेकर 1844। पांचवें नंबर के जो गवर्नर जनरल है, वो रहेंगे लॉर्ड हॉटिंग फर्स्ट। लॉर्ड हॉटिंग फर्स्ट, और लॉर्ड हॉटिंग फर्स्ट 45 से 48, 1844 से
1848। लॉर्ड डलहौजी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति आप जो है वर्षों से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 क्लास 11 क्लास 9 क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक देखेंगे। फिर अंतिम में हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो समय काल है 1856 से लेकर 1857। चलिए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी आप याद रखिए, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय। ये भी आपको याद रखनी है इनके बारे में भाई, साथ इनके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से होंगे, आपको जो डेट के साथ इनका नाम याद रखना है, ठीक है, डेट्स के साथ इनका नाम याद रखना है, पूरा का पूरा याद भी रख सकते हैं। एक है विलियम बेंटिंक साहब, दूसरा है ऑकलैंड के समय एक घटना होती है, ठीक है, दिल्ली की घटना, ये भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी तो महत्वपूर्ण है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 नाम मैंने सुझाया है। मैं 4 नाम इसलिए सुझाऊंगा कि आप जो है इनका नाम डेट्स के साथ याद रखें, ठीक है, और क्रम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। अब क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, भारत के गवर्नर जनरल हो गए। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण है भारत का वायसराय, ठीक है, क्या है, भारत का वायसराय। वायसराय, चलिए, तो भारत के वायसराय के रूप में प्रथम व्यक्ति का जो नाम आएगा वो है लॉर्ड कैनिंग, जैसा कि मैंने कहा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का जो समयकाल 1858 से लेकर 62। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, जिनका समयकाल 1865 से लेकर 63। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, और जिनका समयकाल 1864 से लेकर 69। फिर उनके बाद दिखाई आपको देंगे लॉर्ड मेमो, 1869 से लेकर 72। पांचवें नंबर पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और नॉर्थब्रुक का समयकाल 1872 से लेकर 76। उनके बाद छठे नंबर पर हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड लिटन 76 से लेकर 1876 से लेकर 80। फिर आगे बढ़े तो 7वें नंबर पर लॉर्ड रिपन रिपन 1880 से लेकर 84। 1884। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर लॉर्ड डफरिन डफरिन। आप जानते हैं इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसी के समय हुई थी। महत्वपूर्ण चीजें लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड लैंसडाउन का समय 1888 से लेकर 1894। फिर लैंसडाउन के बाद जो आते हैं वो लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। तो भी पढ़ाने वाला समझाने वाला तो नहीं कर रहा हूँ भाई, अब जो स्क्रॉल करके लिख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, बाद में सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन की ही समय बंगाल का महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, इन्हीं के समय देखने को मिला था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, जिनका समय काल 1905 से लेकर 1910 तक देखने को मिलेगा। चलिए, ये 12वें नंबर पर हो गए। हम बात करेंगे 13वें। 13वें नंबर पर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की भी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार की जो घटना देखते हैं वो उसी समय हुआ था। क्या था दिल्ली दरबार है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात जो करेंगे वो है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग का जो समय काल है 1921 से लेकर 1926। फिर उसके बाद जो बनते हैं वो है लॉर्ड इरविन। और आप जानते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी इरविन समझौता देखे ना भाई साहब, अरे देखे कि नहीं। 1926 से लेकर 31, 31 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और वो हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलिंगस्टन, विलिंगस्टन 1931 से लेकर 36 तक। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944। हम उधर बात करें 19 नंबर पर लॉर्ड वेवेल, और वेवेल योजना जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। लॉर्ड वेवेल और वेवेल योजना हमने देखे थे भाई साहब, क्या था इनके समय, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की थी, वेवेल योजना, वेवेल प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन और माउंटबेटन प्लान भी दिखे थे, या इसको 3 जून प्लान कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं।
और इसी की, ठीक है, कैबिनेट जो मिशन बैठी थी और उसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो बनते हैं, ठीक है, और इन्हीं की वजह से भारत को क्या मिला, स्वतंत्र मिला। और माउंटबेटन का समय फरवरी 1947 से लेकर जून 1948, क्योंकि क्योंकि जो प्रधानमंत्री साहब हैं, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनको सिर्फ इसीलिए जो है बुलाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि हम जून 1948 के पहले भारत को आज़ादी दे देंगे, ये कहा था, इसलिए इनको सिर्फ इतने तक रखे गए थे। ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पहली बार आप भारतीय नाम सुनेंगे, वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का समय 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक देखने को मिला। ठीक है, तो ये लिस्ट है जिसको आपको याद रखनी है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको याद करनी पड़ेंगी, वो है डेट के साथ लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड मेमो के बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के समय घटना, लॉर्ड एडविन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, और ये तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इनकी जो है डेट के साथ आप पूरा याद रख सकते हैं, और आपकी मर्जी भाई, पूरा याद करना है तो याद कर लिए, ठीक है, जितना याद करना है याद कर लिए। ठीक है, चलिए, इस जितने हम देखे हैं, इस जो भी हम देखे हैं, इन सबका इन सबका महत्वपूर्ण जो भी तथ्य निकलेगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जो भी हम देखे हैं, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, हालांकि मैं बताया वहां, लेकिन एक लिस्ट देखने पर अलग ही लगता है। बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय। चलिए आगे बात करें, तो महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित, महत्वपूर्ण तथ्य, अभी सिर्फ लिखने पहुंचने वाला का काम चल रहा है भाई। महत्वपूर्ण तथ्य, इनमें से आप सबसे फर्स्ट, जैसे कि हम कहें बंगाल के बारे में पढ़े थे, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे बंगाल की गवर्नर। तो फर्स्ट है, हम बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो वो कौन है भाई साहब, ये याद रखेंगे, और वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। पहली बातें। दूसरी बातें, यहाँ पर बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल बंगाल का अंतिम गवर्नर, और बंगाल के अंतिम गवर्नर होंगे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद अगर बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो होंगे आपका फिर से
वारेन हेस्टिंग। फिर चौथे नंबर पर बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और वो कौन होंगे? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर आपको देखने को मिलेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और प्रथम गवर्नर जनरल हो गए विलियम बेंटिंक साहब ही। छठे नंबर पर बात करें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और वो होगा लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत के प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, और ये होंगे लॉर्ड कैनिंग साहब ही। भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, और ये होंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे कि मैंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बोल सकते हैं गवर्नर जनरल, और वो भी होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेस है। तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो उनका नाम होगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। एक और बच गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको तो समझ आ रहा होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और वो भी क्यों होंगे? सी राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी साहब। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट चीजें हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद रखनी है, और एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव एक है, वारेन हेस्टिंग का नाम 2 बार आया है। ठीक है, विलियम बेंटिंक का भी नाम 2 बार आया है, लॉर्ड कैनिंग का नाम भी 2 बार आया है, माउंट बेटन का नाम भी 2 बार आया है, सी राजगोपालाचारी का नाम भी कितने बार आया भाई साहब? 2 बार आया है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखिए। प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग,
भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन। फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। तो अभी तक तो हम सिर्फ बातें कर रहे थे किसकी, भाई साहब, सिर्फ लिखा पूछा की बात करें, ठीक है, सिर्फ लिख रहे थे। अब एक्चुअल में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो बंगाल के गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, ऑलवेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ कितने व्यक्तियों की बात करेंगे, एक तो रॉबर्ट क्लाइव, हालवेल, ठीक है, फिर वेंसिटार्ट थोड़ा बहुत है, ठीक है, फिर कर्टियस के बारे में देख लेंगे, फिर वारेन हेस्टिंग तो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं इनकी, लेकिन इसके लिए थोड़ा मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आता हूँ, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए, याद करिए, ठीक है, डेट्स याद करिए, क्रम याद करिए, ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में याद करिए। 2 मिनट वेट करिए। चलिए आगे की बात करते हैं। वेलकम है, स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का। अब बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। मीन्स बंगाल का गवर्नर। चलिए सबसे फर्स्ट प्रथम नंबर पर, जैसा कि मैंने कहा, जो बात करेंगे वो है
रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो बनते हैं सन 1757 से लेकर 60 तक, एवं इनका दूसरा समय काल सन 1765 से लेकर 67 तक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सबसे फर्स्ट बातें ये है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले लाइन लिख देता हूं फिर बातें करेंगे। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अब समझिएगा, जब ब्रिटिश भारत पर व्यापार करने आई थी, स्टार्टिंग में तो भारत पर व्यापार ही किया था भाई साहब। अब देखें तो ठीक है, प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब जो है पूरी व्यापारिक कंपनी थी। यूरोपियन कंपनी भी आए थे जिसमें से ब्रिटिश भी थी। ब्रिटिश लगातार व्यापार करे थे, व्यापार करे थे, व्यापार करते, छोटे छोटे राज्य को धीरे धीरे अपने पक्ष में रख रहे थे, हड़प रहे थे। ठीक है, जब बात आती है सन 1757 और सन 1757 में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, ठीक है। और प्लासी के युद्ध की जो घटना है वो सन 1757 की घटना है। और सन 1757 में प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में आप जानते हैं, ठीक है, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, उनको पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिला था, पराजित कर दिया गया था। और उनके बाद बंगाल पर पूरा नियंत्रण, ठीक है। चाहे आप प्लासी का युद्ध देख लीजिए, प्लासी के युद्ध के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटती हैं वो बक्सर के युद्ध था। और बक्सर के युद्ध का जो परिणाम निकल के आता है वो इलाहाबाद की संधि थी जो हमने देखी। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल पर पूरा कंट्रोल रॉबर्ट क्लाइव का हो जाता है। कहने का मतलब ब्रिटिश का हो जाता है, ठीक है, ब्रिटिश का हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब एक छोटा मोटा देखिए, इनके बारे में एक और कहा जाता है कि ब्रिटिश के समय स्टार्टिंग में यूरोपियन कंपनी जब भारत में आई थी, ठीक है, यूरोपियन कंपनी जब भारत में आई थी और अपना व्यापार कर रही थी, ठीक है, यहाँ से आए और अपनी फैक्ट्री की डाल थे, व्यापार कर रहे थे। और जो यूरोपियन कंपनी है अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्री जा रहे, मद्रास पर उनका हेडक्वार्टर बनाया था, ये हम जानते हैं, ठीक है, मद्रास पर क्या था, हेडक्वार्टर था। और यहाँ पर आपने देखे, यहीं पर जो रॉबर्ट क्लाइव है ब्रिटिश कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कार्य करता था, ठीक है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश कंपनियों में एक क्लर्क के रूप में स्टार्टिंग में कार्य करता था, याद रखिए, नॉर्मल क्लर्क। बाद में उन्होंने बहुत सारे युद्धों में साथ दिया, जैसे कर्नाटक युद्ध में, ठीक है, कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक युद्ध जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश का साथ मिला, ठीक है, कर्नाटक युद्ध में जब ब्रिटिश का साथ मिला, ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश का साथ दिया, मैंने क्या कहा, ब्रिटिश का साथ दिया, ब्रिटिश का साथ दिया। जब भी कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया और छोटे छोटे जितने भी युद्ध है, ठीक है, इसमें साथ दिया, तो ये क्लर्क के पोस्ट से, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बाद में आपको देखने को देखिए, कर्नाटक युद्ध मैंने कहा था कि कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे और कर्नाटक युद्ध के कारण बहुत सारे थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने कहा था मद्रास था, ठीक है, मैं नाम पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि पहले पूरा पढ़ा चुका हूँ, एक एक चीज यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मद्रास था जहाँ पर ब्रिटिश का ईआईसी का यहाँ मुख्यालय था, और यहीं पर कर्नाटक में पांडुचेरी के पास फ्रांस का जो मुख्यालय था। और फ्रांस और ब्रिटिश के मध्य 3 युद्ध हुए थे। हालांकि कई युद्धों का कनेक्शन यूरोप की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, यूरोप से संबंधित थे, जैसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का पद
के कारण से जब वहां यूरोप में संघर्ष हो जाता है फ्रांस और इंडिया जो है ब्रिटेन के बीच, तो यहाँ पर जो है भी दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है। तो उन कर्नाटक युद्धों में क्लर्क के रूप में कार्य करने वाले जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या की थी भाई साहब, ठीक है, भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाता है बंगाल का किंग मेकर, ठीक है, बंगाल का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ बंगाल पर द्वैध शासन, बंगाल पर बंगाल पर द्वैध शासन का श्रेय किनको जाता है भाई साहब? बंगाल पर द्वैध शासन का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। और द्वैध शासन समझते हैं ना, मैंने क्या कहा, बंगाल पर द्वैध शासन कहने का मतलब है बंगाल पर दो शक्तियों का नियंत्रण, ठीक है। तो एक शक्ति कौन हो जाती है? एक शक्ति ब्रिटिश हो जाता है, एक शक्ति कौन है? ब्रिटिश, और दूसरा शक्ति है आपका बंगाल, खुद बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल नवाब। एक शक्ति तो खुद ब्रिटिश हो जाता है और दूसरा शक्ति बंगाल नवाब हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। द्वैध शासन का मतलब दोहरी शासन, और दोहरी शासन के अंतर्गत एक था दीवानी मामले, ठीक है, और एक था आपके सूबेदारी मामले, सूबेदारी। और दीवानी मामले का मतलब होता है आपका रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का काम, और रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा, ठीक है। और सूबेदारी का कहने का मतलब है यहाँ पर सैन्य व्यवस्था स्थापित करना, सैन्य व्यवस्था, ठीक है, सैन्य व्यवस्था, सेनापति या सैन्य रखने की जो है कौन रखेगा? वो सूबेदारी रखेगा। और जो कि दीवानी मामले अंग्रेजों के पास चले गए थे, ठीक है, अंग्रेज रखने थे अपने आप को दीवानी मामले और सूबेदारी मामले, ठीक है, बंगाल का नवाब रखा था, ठीक है, नवाब रखा था। और नवाब, ठीक है, और इस बंगाल के नवाब थे, वो सूबेदारी मामले रखते थे और दीवानी मामले अंग्रेज रखते थे। कहने का मतलब जितना भी पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा, ठीक है, वो किसका हो जाएगा भाई साहब? वो अंग्रेजों का हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा पैसा, बंगाल का पूरा पैसा धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंच जाता है, ठीक है। यहीं से देखिए, यहीं से जो क्रम स्टार्ट हो जाता है भारत में जो है बोल सकते हैं अंग्रेजों का पूरी तरह से नियंत्रण, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर नहीं हुआ। आपको पूरी तरह से नियंत्रण कब देखने को मिलेगा? जब आप 72 के समय के जो है 1772, और 1772 में ये बंगाल के जो द्वैध शासन की स्थिति है उनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल के द्वैध शासन को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, और खत्म करके 1772 में द्वैध शासन खत्म करने का मतलब है अब दीवानी मामले और सूबेदारी मामलों को खुद रख लेता है। हम बाद में करेंगे बात, लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, द्वैध शासन, इसका मतलब दीवानी मामले पैसा वैसा इनके पास भरपूर रहेगा, लेकिन सेना इनके पास नहीं रहेगी। और सेना जहां पर नवाब के पास रहेगा तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा। तो मानना किसकी बात है? जिनकी पास, जिसकी पैसा उस, बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो पूरी तरह से नियंत्रण जो हो गया था, ठीक है। चलिए, तो बंगाल पर जो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर पूरा नियंत्रण, बंगाल पर द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था। एक चीजें इस समय एक और घटना घटी थी, इलाहाबाद की संधि। इसके समय इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि हुआ था सन 1765, सन 1765 में। और याद रखिए जो इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की जो संधि है वो बक्सर युद्ध का जो है परिणाम था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि है वो क्या था भाई? बक्सर युद्ध का परिणाम था, युद्ध का परिणाम। तो ये चीजें आपको याद है कि ये 1764 में हुआ था बक्सर युद्ध, और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम कौन है भाई साहब? वो है इलाहाबाद की संधि।
आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा प्लासी की युद्ध के समय प्लासी की युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव तो मौजूद थे सन 1757 को, लेकिन बक्सर की युद्ध के समय चूंकि 60 में चले गए थे, इनको हटा दिया गया था। ठीक है, 60 में चले गए थे। क्यों हटाया था भाई साहब, ये आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि रॉबर्ट क्लाइव हर वक्त हर वक्त बंगाल की जो रेवेन्यू है उनको कलेक्शन करके इंग्लैंड वासी को दे रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड को जो है सरकार को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के जो नवाब हैं, ठीक है, मीर जाफर बने थे, मीर कासिम बने थे, ठीक है, यहाँ के जो नवाब हैं, ठीक है, वो बार बार इनके हस्तक्षेप से पागल हो गए थे, बार बार ये पैसा ही मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। ठीक है, तो इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव उतना कलेक्शन नहीं कर पाता, उतना दे नहीं पा रहा था, जैसे स्टार्टिंग में वो भ्रष्टाचार स्टार्टिंग में वो करके देते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के रॉबर्ट क्लाइव ने जो कमाए हैं, उतना जो है बाद में ये नहीं कर पाते, जिसके कारण से रॉबर्ट क्लाइव की कम कलेक्शन के कारण इनको बाहर खींच दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए, हम कहाँ थे, तो मैंने कहा रॉबर्ट क्लाइव जो है सन 1757 में बक्सर की युद्ध के सॉरी प्लासी की युद्ध के समय ही रखते हैं। बक्सर की युद्ध के समय इसी बीच में 64 में होता है बक्सर की युद्ध, उसी समय 65 टाट आते हैं, तो उसको आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि 65 में क्या होता है, 65 में इनको निकाल दिया जाता है और 65 में ये आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 65 में हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि दो हुए थे। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जैसे मैंने कहा दो हुए थे। ठीक है, और दोनों में एक तरफ जो है अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज प्लस इसके बीच शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ अवध के नवाब। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज प्लस अवध के नवाब, अवध के नवाब, और अवध के नवाब कौन है, शुजा-उद-दौला। ठीक है, इनके बीच ये हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच अलग अलग संधि किए थे, और आप जानते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि यहाँ पर, ठीक है, इस संधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर बंगाल बिहार, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मामले इनको मिल गई थी, दीवानी मामले मिल गई थी, मिल गई। बहुत सारी बातें हैं, कहने को बहुत सारी बातें इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, बंगाल बिहार की जो दीवानी मामले मिल गई थी। ठीक है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अवध के बहुत सारे क्षेत्र जो है वो क्या कौन प्राप्त कर लेता है, आपका ब्रिटिश प्राप्त कर लेता है, बंगाल का बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज सैनिक भी तैनात हो जाते हैं, और उनके बदले में इन अंग्रेजी सैनिक की खाने पीने का जो है, ठीक है, वो व्यवस्था भी यहाँ के नवाब के द्वारा की जाएगी। बहुत सारी बातें जो हम कर चुके हैं, हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो साम्राज्य का संस्थापक को माना जाता है, प्लासी का युद्ध इनके ही समय हुआ था, बंगाल का किंग मेकर कहा जाता है, द्वैध शासन इनके समय हुआ था। द्वैध शासन क्या है ये आप जानते हैं, इलाहाबाद की संधि भी इनके समय हुआ था। बक्सर युद्ध नहीं हुआ था, याद रखिए इनके समय बक्सर युद्ध नहीं हुआ था, वेस्टर्ट के समय ही बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, चलिए यहाँ पर आप देखने को मिलेगा श्वेत विद्रोह हुआ था, इस समय श्वेत विद्रोह हुआ था, इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था। और श्वेत विद्रोह क्या है भाई साहब, श्वेत विद्रोह है कि इस जो बंगाल के गवर्नर है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ ही, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ ही इनके जो सैनिक हैं, ब्रिटिश सैनिक हैं, अंग्रेज सैनिक हैं, ये विद्रोह कर दिए थे। मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूं,
एक जो है विद्रोह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय, श्वेत विद्रोह, कि रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना है, सैनिक है, अंग्रेज सैनिक है, वो इनके खिलाफ विद्रोह करते थे। और कारण था कि इनके जो आने वाले वेतन है, इन आने वाले वेतन को अटका के रखते थे कि वेतन दे नहीं देते। ठीक है, आने वाले जो वेतन है, भाई सब जाहिर सी बात है, अब सैनिक रखेंगे, इतने जो है बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार किए थे, इतना बड़ा सैनिक रखे तो वेतन तो बनता है, तो वेतन नहीं दे रहे थे, अटका दिए थे कुछ कारणों से, जिसके कारण से विद्रोह किए थे। तो एक महत्वपूर्ण घटना, तो ये भी याद रखें, तो इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है श्वेत विद्रोह। ठीक है, इनको ब्रिटेन में याद रखिए, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, ब्रिटेन में नवाब के नाम से जो है, नवाब, ठीक है, के नाम से क्या करते थे, संबोधित करते हैं, संबोधित करते थे। ठीक है, ब्रिटेन में किस नाम से, भाई नवाब के नाम से इनको क्या किया जाता है, संबोधित करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब बंगाल का नियंत्रण इनके अंतर्गत आया था रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले तो 57 से 60 तक गए। ठीक है, 60 के बाद जब 65 में आते हैं, उनके बाद कहा जाता है, उनके बाद जब ये वापस जाते हैं, कहाँ, अब वापस जाएंगे अपने घर परिवार को मिलने जाएंगे भाई, जब ब्रिटेन जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन जाते हैं तो वहां पर इन पर मुकदमा चलता है। और मुकदमा किस लिए कि आपने भाई साहब भ्रष्टाचार बहुत किया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर क्या किया जाता है, मुकदमा चलता है। ठीक है, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है भाई साहब, मुकदमा चलता है। और ये वारिंग हेस्टिंग, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के आरोप में ये अपने आप को जो है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि ये किए नहीं, ऐसा कहा जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गए थे जिनका ये आरोप जो है ये लगा था, जिसके कारण से ये अपने आप की जो है आत्महत्या कर लिया। ठीक है, आत्महत्या, बस इतना सिंपल बात करिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, मुकदमा चला था। ठीक है, और मुकदमा चला था, आरोप लगा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, ये भी याद रखिए, बाद में आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, बाद में आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं भाई साहब, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना है इनके समय। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटना क्या है, प्लासी के युद्ध, बंगाल का किंग में था तो प्लासी के युद्ध, द्वैध शासन इनके समय हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बातें, चलिए, तो ये हो गया आपका बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट। दूसरे नंबर पर हम बातें करेंगे तो हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल, हॉलवेल का समय है सिर्फ और सिर्फ 1760। ठीक है, 57 से 60 तक जो है रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, और 60 में सिर्फ सिर्फ हॉलवेल बनते हैं। और यहाँ पर हॉलवेल के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, और घटना क्या है, ये है ब्लैक होल की घटना। ठीक है, क्या है, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ब्लैक होल की घटना। और ब्लैक होल की घटना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, जो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला है, बंगाल नवाब कौन थे भाई उस समय, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला बहुत ही जो है बोल सकते हैं, बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति था, बहुत ही प्रतिभावान जो है नवाब थे। और इनके ही जो खास लोग हैं, चाहे मीर जो है जाफर की बात करें, चाहे अन्य व्यक्तियों की बात करें इनके, ठीक है, तो इनके ही जो सेनापति मीर जाफर के कारण से ये भाई साहब जो है बाद में इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, बंगाल पर लगातार नियंत्रण देखते हुए, ठीक है, समझिएगा मैंने क्या कहा, बंगाल पर लगातार नियंत्रण हो रहे थे, और इसी बीच सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश पर जो है विरोध कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ विरोध कर दिया। और उसी समय जो है हॉलवेल साहब यहाँ पर बंगाल का क्या बना था, जो है गवर्नर बना था। सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने क्या किया, लगभग
148, ठीक है, 148 ब्रिटिश को इंक्लूडिंग हालवेल, ठीक है, मैंने क्या कहा, इंक्लूडिंग हालवेल, ठीक है, इंक्लूडिंग हालवेल, हालवेल भी साथ में है 148 में। तो 148 ऐसे ब्रिटिश को क्या किया गया था, ब्रिटिश लोगों को क्या किया था, एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है, क्या किया था, एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। और इस काल कोठरी में जो है चारों तरफ से पैक्ड था, ठीक है, चारों तरफ से क्या था, पैक्ड था। तो कहीं से किसी जगह से हवा ववा नहीं आ रहा था भाई साहब, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह तो भूल जाइए, ठीक है, पूरा तरह से पूरा पैक्ड ऐसे काल कोठरी में बंद कर दिया था, सांस लेने के लिए जो है दिक्कत जा रही थी। ले दे के जो है कुछ दिन बाद ले दे के लोग बाहर निकले, उनमें से सिर्फ 148 में 23 ही क्या है, जिंदा बचे, जिंदा बचे, ठीक है, 23 ही क्या बचे, जिंदा बचे। और उनमें से एक था कौन, हॉलवेल, हॉलवेल, उनमें से एक था क्या है, हॉलवेल। और हॉलवेल यहाँ का जो है क्या था भाई साहब, बंगाल का क्या था, गवर्नर था। तो हॉलवेल को भी और साथ ही साथ टोटल 148 ब्रिटिश व्यक्तियों को, सेनाओं को बोल सकते हैं, एक कार कोठरी में बंद कर दिया था, जहां पर हवा पानी तो पूरी तरह से, ठीक है, नहीं आ रहे थे। बाद में जब किसी भी तरह से ये खोले दरवाजा, तो और जो है 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। और ये घटना 1960 की जो घटना है, ये 1760, कहाँ हम 1900 में चले गए, 1760 की जो घटना है, वही घटना क्या कहलाता है, ब्लैक होल की घटना कहलाता है, ठीक है। तो इसके समय सिर्फ एक ही घटना घटी थी, और वो है ब्लैक होल की घटना, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बातें करेंगे हॉलवेल के बाद। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वेंसिटा, ठीक है, क्या भाई साहब, वेंसीटाट। और वेंसीटाट का समय सन 1760 से लेकर 64, और आप जानते हैं 64 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी इसी समय, सन 1764 में महत्वपूर्ण घटना बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध देखने को मिला था, ठीक है, जहां बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब मौजूद थे, ठीक है, सिराजुद्दौला अवध का नवाब मौजूद था, ठीक है, और साथ ही साथ सुजाउद्दौला और साथ ही साथ शाह आलम भी मौजूद थे। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह तीन एक तरफ थे, और एक तरफ, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज था। अंग्रेज की सेनाओं ने पूरी तरह से जो है रौंद दिया था किनको, इन सभी को। और इसी का परिणाम आप जानते हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक तरफ बंगाल नवाब थी, ठीक है, साथ ही साथ अवध नवाब था, अवध नवाब, ये पूरा मैं पढ़ा चुका है, कि डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये जो है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, ठीक है, ये तीनों एक तरफ है, और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, हरा दिया था, ठीक है, कहने का मतलब है अंग्रेजों ने इनको पराजित कर दिया था, ठीक है, क्या किया था, पराजित कर दिया था। और जिसके बाद, और इसी के बाद एक घटना घट इसका परिणाम आपको देखने को मिला, ठीक है, वेंसीटाट के बाद 1765 में, मैंने क्या कहा, 1765 में फिर पुनः बुलाया जाता था, किसको, किसको, किसको भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि के लिए ही बुलाया जाता था, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव 1760 57 से 60 में हॉलवेल, फिर वेंसीटाट। तो वेंसीटाट के बाद 65 के उसको वापस भेज दिया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बुलाया जाता है, किसके लिए, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि किसके लिए हो रही है, बंगाल के लिए हो रही है,
ठीक है, इलाहाबाद की संधि में बंगाल के लिए हो रही है, अवध के लिए हो रही है, मुगल के लिए हो रही है। ठीक है, तो इसी कारण से और बुलाने का कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जिस गली चौराहे नुक्कड़ पान ठेला सब चीजें जानता है, कहाँ गली है, कहाँ चौराहा है, कहाँ पान ठेला है, कहाँ क्या है, ठीक है, जिस चीज पर वो पूरा गुजरा हुआ है, ठीक है, जहां पर वो रह चुका है, अरे भाई जहां पर रह चुके उसके पूरे जगह को आप तलाश चुके रहते हैं, जान चुके रहते हैं कि कहाँ क्या है। तो रॉबर्ट क्लाइव पूरी जो है वहां अगर पहले तो ही गवर्नर था, वहां सभी चीज अब वो जानते हैं, साथ ही साथ प्लासी के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बेसिकली बंगाल पर पूरा जो बंगाल की जो है एक जो है जियोग्राफिक एरिया बोल सकते हैं, पूरा उनको नॉलेज था। तो क्या करना है इलाहाबाद की संधि में, क्या कैसे करना है, तो ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था, रॉबर्ट क्लाइव से बेहतर। और इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव को लाया गया था सन 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए। ठीक है, तो वेंसीटाट के समय बक्सर के युद्ध होता है सन 1764 में, ये चीज आपको याद रखिए। एक और व्यक्ति है कटियर। ठीक है, कटियर, और कटियर के समय बस आप याद रखिए सन 1769 से 72, इसके समय की एक घटना आपको याद रखनी है। इसके समय से घटना घटना कुछ नहीं है, बंगाल पर अकाल पड़ गया। सोचिए बंगाल इतना धनी जो स्थान था, किसके लिए, बंगाल में अकाल। अरे बंगाल का रेवेन्यू इतना आता था कि जो है, आपको मैंने बताया था कि बंगाल का रेवेन्यू इतना आता था कि औरंगजेब ताकते रहते थे हर वर्ष के जो है जिस समय रेवेन्यू का कलेक्शन के समय होता था, उस समय ऐसे नजरें फैला के देखते रहते थे कि बंगाल का तो आ रहा है कि नहीं, बाकी जितने हैं चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे अवध का हो, कहीं से हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बंगाल का रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बंगाल का रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता था, बहुत बड़ा था। और मैंने बताया था कि बंगाल में उड़ीसा भी था, असम भी था, झारखंड भी था। ठीक है, बंगाल प्रांत में उड़ीसा भी था, असम भी था, झारखंड था, ठीक है, कोलकाता था, ढाका था, बांग्लादेश था, ठीक है, ये बहुत सारे आपको देखने को मिलता, पश्चिम बंगाल था। तो इतना बड़ा भूभाग है, तो जाहिर सी बात है वहां नदियों का अंबारा, गंगा नदी यहीं पर है, ब्रह्मपुत्र यहीं पर है, गंगा का सहायक नदी सोन नदी पटना में आपको बिहार में ही देखने को मिलती है, बिहार बंगाल में ही आता है। तो इतनी सारी चीजें होने के कारण यहाँ पर जो है कृषि कृषि उस समय बोल सकते हैं, अभी तो उस समय भाई सब कृषि करने कोई नहीं जाता। ठीक है, अभी तो कृषि पूरी तरह से जो है निम्न स्तर की हो गई, लोग यहाँ पर जो है सिर्फ जॉब ही करना चाहते हैं। उस समय कृषि का मतलब होता है एक धनी व्यक्ति जिनके पास इतना तो खेत है, जिनके पास इतना जो है बीघा जमीन है, ठीक है, वो बहुत ही धनी व्यक्ति होता, तो कृषि महत्वपूर्ण होती थी उस समय। तो इनमें जो है इनसे ज्यादा रेवेन्यू होता था। और जब बात करें जब बात करें तो जब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव सन 1765 में इलाहाबाद की संधि कर लिए, बंगाल पर द्वैध शासन स्थापित कर दी, बक्सर का युद्ध हो गया, पूरा कंट्रोल में जब पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया बंगाल पर, तो बंगाल का जितना रेवेन्यू है, जितना पैसा है, वो उठा के कहाँ चला जाता था, वो इंग्लैंड चला जाता था। ठीक है, पूरा रेवेन्यू जितना पैसा उठा के इंग्लैंड चला जाता था। तो बंगाल पर अकाल तो पड़ना ही था भाई साहब, यहाँ के नवाबों ने ही जो है भ्रष्टाचार से इनके नवाबों ने ही बीज दिया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता था कि जब नवाब की बात आती है तो यहाँ पर और बहुत सारी चीजें मैंने बताया था कि नवाब ने क्या किया था, नवाबों ने क्या किया था कि देखिए आपको पता है पहले से कि ब्रिटिश को बंगाल का वो अधिकार मिला था जो है फर्रुखशियर से। ठीक है, 1717 में मैंने कहा था फर्रुखशियर से मुक्त जो है व्यापार का अधिकार मिला था बंगाल का, और उस मुक्त व्यापार का उल्लंघन किया जा रहा था। मुक्त व्यापार सिर्फ और सिर्फ बंगाल जो सिर्फ और सिर्फ ईआईसी को प्रोवाइड था, ईआईसी का एकाधिकार था। लेकिन ईआईसी ने क्या किया, ईआईसी ने और
छोटे छोटे जितने भी कंपनी थे उनको भी ये मौका दे दिया कि वहां के रेवेन्यू इकट्ठा करें। तो ईआईसी भी रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, व्यापार कर रही है। ईआईसी से जुड़े जो छोटे छोटे जो कंपनी है वो भी रेवेन्यू निकाल रही, कहने का मतलब वो भी व्यापार कर रहे हैं। और जिससे गुस्से में आकर यहाँ के बंगाल ने भारतीयों को भी ये मौका दे दिया कि भारतीय व्यापारियों को भी मौका दे दिया कि यहाँ पर आप वो व्यापार करें। तो एक तो ईआईसी भी व्यापार कर रही है, ईआईसी से जुड़े छोटे छोटे कंपनी व्यापार कर रही है, भारतीय भी व्यापार कर रही है, तो पैसा बचेगा भाई साहब। अरे पैसा बचेगा, सभी का सभी चले जाता है कहां पर, इंग्लैंड। और जिससे यही चीज होती है, अकाल की स्थिति, लोग मरने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर मरने की स्थिति में आ जाते हैं, जहां पर इतने तादाद मात्रा में रेवेन्यू आता है, इतने तादाद मात्रा में फसलें होती है, वहां लोग दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। ठीक है, तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो बंगाल को बर्बाद करने का जो है, ठीक है, एक तो अंग्रेजों का तो है ही, लेकिन यहाँ के नवाबों का भी जो है देखने को मिलती है। खासकर मीर जाफर, मीर कासिम, ऐसे जो व्यक्ति आते हैं, ठीक है, वो देश को ही जो है लूट लिया, इन्हीं की वजह से जो है बंगाल लूट लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम देखते हैं। लास्ट हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग का जो समय है, वारेन हेस्टिंग का जो समय है वो सन 1772 से लेकर, ठीक है, सन 1772 से लेकर 74 पर देखने को मिलता है। ठीक है, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि बंगाल पर द्वैध शासन हटा दिया जाता है। बंगाल पर द्वैध शासन क्या किया, समाप्त किया, समाप्त किया। और बंगाल पर द्वैध शासन समाप्त किया सन 1772 में। भाई साहब, इतना अच्छा चल रहा था, समाप्त करने की क्या जरूरत थी? इतना तो अच्छा चल रहा था, पैसा वैसा आ रहे थे खूब। ठीक है, मैंने क्या कहा, द्वैध शासन। और द्वैध शासन में एक तरफ दीवानी मामले होते थे, दीवानी मामले जो अंग्रेजों को देखने को मिलता था, अंग्रेजों की तरफ थे। और दूसरा जो है आपका सूबेदारी मामले, सूबेदारी मामले, और सूबेदारी मामले जो है नवाब के पास था। ठीक है, तो दीवानी मामले के अंतर्गत अंग्रेज पैसा वैसा इकट्ठा करके जेबें भरते थे, लेकिन भाई साहब बंगाल को अगर चलाना है, ठीक है, बाद में रियलाइज हुआ इनको, वारेन हेस्टिंग के समय बाद में रियलाइज हुआ कि बंगाल को चलाना है, किसी भी, देखिए, किसी भी राष्ट्र को चलाना है तो उनकी सेना मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, हमारी सेना, ठीक है, हमारा जो भारत है, इतना बड़ा जो राष्ट्र है, इतना बड़ा भारत है, ये चल रहा है किसके बदौलत? ठीक है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सभी जो है, ये सभी अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर में, ठीक है, बाहर अंदर भी पुलिस जो है सुरक्षा कर रही है, सैनिक है, तो इनकी बदौलत ही क्या भारत बचा हुआ है। सबकी अपनी अपनी की बात करो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अगर सैनिक को हम पैसा नहीं देंगे काम करने के लिए, तो वो सैनिक क्या काम करेगा? नहीं करेगा। और इसीलिए देखिए, इनके पास तो सेना थी, सूबेदार के पास क्या थी, सेना थी। ठीक है, सेनापति का पद इनको दिया गया था, सेनापति थी, सेना थी। लेकिन यहाँ पर सेना तो थी, लेकिन पैसा वैसा नहीं था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब द्वैध शासन लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ दीवानी मामले को अपने हद तक रखे कि हमें सिर्फ पैसों की जरूरत है, हमें पैसों से मतलब है, पैसा जो है यहाँ ब्रिटिश में जाएगा। ठीक है, पैसा हम कमाएंगे, बस पैसा कमाने का मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन बाद में ये पता चला कि अगर कंट्रोल करना है, बंगाल का पूरी तरह से नियंत्रण करना है, तो पैसे के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर कमजोर हो रही थी सेनापति जो है, सेना कमजोर हो रही थी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं, तो सेना कमजोर हो रही थी। बाद में रियलाइज हुआ कि भाई सब सेना के लिए पैसों की भी जरूरत होगा, तो क्या किया, एक दीवानी मामले, सूबेदारी मामले, दोनों को ही क्या कर लिया, दोनों का विलय कर लिया। कहने का मतलब है, अब दीवानी मामले और सूबेदारी मामले दोनों कौन रखेगा? अब दोनों, दीवानी और सूबेदारी मामले, ये ब्रिटिश रखेगी। इसका मतलब सेना के साथ इनके पास पैसा भी होगा।
ठीक है, इसके पास सेना होगा प्लस पैसा होगा। अब देखिए सेना होगा पैसा होगा तो बहुत बड़ा जो है ये देखने को मिलेगा कि वारेन हेस्टिंग चाहे इंग्लैंड हो या ब्रिटिश हो, वो पूरा इनके पास अब ठीक है पूरा तरह से नियंत्रण प्राप्त हो गया। सैनिक भी यहाँ पर रख सकते हैं, सैनिक खुद की रहेंगे और खुद का पैसा रहेगा, कहने का मतलब बंगाल का पैसा होगा, ऐसो आराम है भैया इनका। और इसे कहा जाता है द्वैध शासन। इनको क्या है, इस समय की एक घटना है, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक चीज और घटना है कि ये जो नंद कुमार है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम बाद में खैर इसको और बताऊंगा, नंद कुमार। नंद कुमार का नाम सामने आता है और नंद कुमार ने इन पर आरोप लगाया था, वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया था। वारेन हेस्टिंग हेस्टिंग पर क्या किया था, आरोप लगाया था, रिश्वत का आरोप लगाया था। किस पर, रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोप लगाया था। रिश्वत पर आरोप लगाया था कि ये बंगाल के नवाब की फैमिली से, उनकी माता बहनों से क्या लेते थे, रिश्वत लेते थे कुछ काम कराने के लिए। ठीक है, वो क्या करते थे और बहुत जगहों पर रिश्वत लेते थे, ऐसा कहा जाता है। जब ये बात बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टी को पता चला तो नंद कुमार को ही उल्टा आरोप में फंसा दिया और बाद में फांसी दे दी गई इनको, नंद कुमार को। ठीक है, और ये हुआ था बाद में, आपको 1785 के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित करेंगे। ठीक है, वो हम भी देखेंगे 1700 और जो है 73 का। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी भी दिखेंगे, ये थोड़ा सा था। ठीक है, उसको हम बाद में भी दिखेंगे क्योंकि ये समय अलग है, क्योंकि समय 74 का चल रहा है और ये लगभग चौरासी जो 1785 का है, 84-85, तो वो समय आएगा। कब आएगा भाई, अब बंगाल के गवर्नर तो खत्म हो जाएगा, अब बंगाल के गवर्नर की बातें तो खत्म हो जाएगी क्योंकि लास्ट में वारेन हेस्टिंग की है, और उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे तब इनकी बातें और अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, तो जो चीज हम देखना चाह रहे थे, कहने का मतलब बंगाल के गवर्नर की जब हम बात करते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या देखे, ठीक है, तो हमने देखे बंगाल के गवर्नर के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ लिए, देख लिए। ठीक है, जो आप लिस्ट दिखाई दे रहा था ये सभी देख लिए। ठीक है, देखिए मैं इसके बारे में नहीं बताया है, वेल टर्म के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में भी बताना ठीक नहीं था, बस इतना अकाल पड़ गया था भाई साहब। ठीक है, और क्यों पड़ा वो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, आज की क्लास तो हम यहीं पर खत्म करेंगे, बंगाल के गवर्नर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल की हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके बंगाल के गवर्नर, और नेक्स्ट क्लास में गवर्नर जनरल। चलिए, तो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का जो चीजें स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से फिर मुखातिब होंगे, फिर बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू।